अंजलि का पति गुस्से में चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। मेरे पर्स में से ये पैसे किसने लिए? अरे कल ही मैंने एटीएम से 5,000 रुपए निकाले हैं। तुम्हारे पर्स में से पैसे कौन ले सकता है बेटा? मैं तो तुम्हारे कमरे में जाती भी नहीं हूँ। अंजलि, क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं? नहीं अनिल, मैं आपके पर्स में से पैसे क्यों लूंगी, और लूंगी भी तो आपको बता कर लूंगी ना। अरे तो फिर मेरे पर्स में 1,000 रुपए कम क्यों हैं? हो सकता है आपने कहीं खर्च कर दिए हो। नहीं, मैंने कहीं खर्च नहीं किए। अरे 1,000 रुपए कोई छोटी बात नहीं है कि मैं खर्च करके भूल जाऊं। कैसी बात कर रही हो तुम भी? हो सकता है बेटा तुमने कहीं इधर उधर रख दिए हो। नहीं मम्मी, मैंने कहीं नहीं रखे। मुझे अच्छे से याद है पर्स में मैंने 5,000 रुपए रखे थे, लेकिन अब 4,000 ही है। कहीं काम वाली पूजा ने तो नहीं निकाल लिए? नहीं बेटा, वो क्यों लेगी? और वैसे भी तुम तो पर्स अलमारी में रखते हो ना। काम वालियों का क्या भरोसा मम्मी जी, इनका हाथ तो वैसे भी ठीक नहीं रहता है। हो सकता है उसी ने निकाल लिए हैं। आगे से हमें सावधान रहना होगा। अंजलि का पति और सास सोच में पड़ जाते हैं। अंजलि की चाची सास उनके घर आई होती हैं। वो लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। और बताओ विमला, घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं दीदी, आपको बहुत याद करते हैं। आप कुछ दिन के लिए हमारे घर क्यों नहीं आ जाती? हाँ, मैं भी सोच रही थी कि इस बार छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रहने आऊंगी। बहुत दिन हो गए बच्चों से मिले हुए। चाची जी, आप दीपू दीदी और वीनू भैया को लेकर क्यों नहीं आई? वो लोग भी आ जाते तो सबसे मिलना हो जाता। बेटा, उन लोगों को फुर्सत कहाँ है। दीपू कॉलेज में व्यस्त रहती है और वीनू अपनी नौकरी में। सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है उन्हें। बात तो सही है आपकी चाची जी, नौकरी पेशा वाले लोगों का तो ऐसा ही रहता है। सास की नजर चाची के गले में सोने की चेन पर पड़ती है। ये तुम्हारी चेन तो बड़ी सुंदर लग रही है विमला। हाँ दीदी, ये मुझे वीनू ने इस बार दिवाली पर दी थी। कह रहा था जब से नौकरी लगी है आपको कुछ भी तोहफा नहीं दिया है, इसलिए सोने की चेन बनवा दी। बहुत सुंदर लग रही है विमला। और वैसे भी बेटे की कमाई की चीज तो बहुत कीमती होती है। हाँ चाची जी, इसे आप हमेशा संभाल कर रखना। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ काम वाली पूजा आ जाती है। भाभी, बर्तन हो गए हैं क्या? तो धो देती हूँ, आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। ठीक है, तू बर्तन धो ले फिर चली जाना। विमला, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? आ जाओ, कमरे में थोड़ी देर लेट जाते हैं। अंजलि की सास और चाची सास अंदर कमरे में चले जाते हैं और चाची सास की नींद लग जाती है। इधर किचन में पूजा बर्तन धो रही है और अंजलि उसे एक और काम बता देती है। एक काम करना, बर्तन धोने के बाद मम्मी जी के रूम में झाड़ू भी लगा देना, लेकिन ध्यान रखना चाची जी और मम्मी जी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाभी जी। उसके बाद तुम घर निकल जाना। ठीक है। अंजलि वहाँ से चली जाती है और पूजा मन ही मन बोलती है, बोल दिया था कि मुझे घर जल्दी जाना है, उसके बाद भी काम पर काम बताए जा रही हैं। पूजा के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। कुछ देर बाद चाची सास के चिल्लाने की आवाज आती है। अंजलि और उसकी सास दौड़कर चाची के कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ विमला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? चाची जी, आप ठीक तो हैं? मेरी चेन नहीं मिल रही। क्या चेन नहीं मिल रही? लेकिन चेन कहाँ जा सकती है? वो तो तुमने गले में पहनी थी ना? नहीं, मैं सोई थी, इसलिए मैंने उतार कर यहाँ टेबल पर रख दी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी चाची जी, ध्यान से देखिए। नहीं बेटा, मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है चेन चोरी हो गई है। चोरी? लेकिन घर में कौन चोरी कर सकता है विमला? यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। पता नहीं दीदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर होती तो अभी तक मिल गई होती। यहाँ नहीं है, जरूर कोई ले गया है। मम्मी जी, कहीं पूजा ने तो... लेकिन वो तो किचन में काम करके ही वापस चली गई थी, कमरे में तो आई ही नहीं। वो कमरे में आई थी मम्मी जी, मैंने उसे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भेजा था। मुझे लगता है झाड़ू लगाने के बहाने से वही चुरा कर ले गई। हे भगवान, मेरे बेटे ने कितने प्यार से दी थी वो चेन मुझे। तुम चिंता मत करो विमला, कल पूजा आएगी तो मैं उससे पूछूंगी
और अगर उसने ली होगी तो मैं उससे लेकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे लगता है उसने ही ली है मम्मी जी। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने उसे एडवांस देने से मना कर दिया था। शायद इसीलिए उसने मौका देखकर चाची जी की चेन चुरा ली। अंजलि की सास सोच में पड़ जाती है। अगले दिन अंजलि अपनी सास से बात कर रही होती है। मुझे नहीं लगता है मम्मी जी, हमें पूजा से कुछ पूछना चाहिए। आपको तो पता ही है आजकल काम वाली मिलती ही कहाँ है। अगर हमने उससे कुछ पूछा और उसने हमारे यहाँ काम करने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? लेकिन अगर ऐसे ही वो घर में चोरी करती रही तो कैसे काम चलेगा बहू? अब से मैं उस पर नजर रखा करूंगी मम्मी जी। वैसे भी चाची जी की चेन सिर्फ 2-3 हजार रुपए की थी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी। लेकिन अब आप चिंता मत करना, मैं पूजा पर नजर रखूंगी और अगर इस बार उसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो हम उसे तुरंत काम से निकाल देंगे। ठीक है बहू, लेकिन तुम उस पर नजर रखना। कुछ दिन बाद दरवाजे की बेल बजती है। अंजलि जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस वाला खड़ा है। उसे देखकर अंजलि डर जाती है। जी आप कौन? अंजलि बहुत डर जाती है और डरते डरते अपनी सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी देखिए घर पर पुलिस आई है। उसकी सास आती है और देखती है दरवाजे पर उनका भाई खड़ा है। तुम ही शारदा हो? तुम्हें अपने भाई को इतने दिन तक याद ना करने और मिलने ना आने के जुर्म में 8 दिन तक अपने भाई के साथ रहने की सजा सुनाई जाती है। अरे अशोक, तुम इतने दिनों बाद। अरे भाई, अब तुम्हें तो अपने भाई की याद आती है नहीं, तो सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बहन से जाकर मिल लूं। हाँ बहन? हाँ बेटा, तुम्हारी सास मेरी बहन है और मैं तुम्हारा मामा। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था बेटा, इसलिए तुम मुझे पहचानती नहीं हो। आओ अशोक, अंदर आओ। तुमने तो यहाँ आकर मेरा दिल ही खुश कर दिया। हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा शहर आतंकवादियों के निशाने पर है। मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ, तो अब मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ। ओहो, तो क्या हम लोग खतरे में हैं? नहीं, फिलहाल तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्क तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे अच्छा किया तुम आ गए, कम से कम तुमसे मिलना तो हो गया। अंजलि बेटा, मामा जी के लिए खाने की तैयारी करो। ठीक है मम्मी जी, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तभी वहाँ पूजा आ जाती है। आ गई तू? चला जा, मेरा हाथ बटा दे। मामा जी के लिए कुछ अच्छा खाना बना लेते हैं। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद मामा जी कमरे में से बाहर आते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं। दीदी, आपने मेरी घड़ी देखी क्या? मैंने उतार कर टेबल पर रखी थी, लेकिन वहाँ नजर नहीं आ रही है। नहीं अशोक, मैंने तो नहीं देखी। हाँ, वो बहुत महंगी घड़ी थी दीदी, दुबई से मंगवाई थी मैंने। तभी अंजलि और पूजा खाने की टेबल पर खाना लगाने लगते हैं और मामा जी की बात सुनते हैं। पूरे 1 लाख की घड़ी है? अरे बहुत कीमती है यार। यही कहीं होगी मामा जी, कहाँ जा सकती है? तभी मामा जी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ धर्मपाल, बोलो। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, तुम जल्दी से बम डिफ्यूज करने वाली टीम को मेरे घर भेज दो। क्या हो गया अशोक, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मामा जी, आपने बम डिफ्यूज करने वाली टीम को घर क्यों बुलाया? असल में बेटा, वो जिस घड़ी की मैं बात कर रहा था उसमें बम है। मैंने बताया था ना, तुम लोगों का शहर आतंकवादियों के निशाने पर है, और वो घड़ी दुबई से मैंने आज ही मंगवाई थी। लगता है आतंकवादियों की नजर मुझ पर थी, उन्होंने उसी घड़ी में बम सेट करके मुझ तक पहुंचा दिया। मामा जी की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। अंजलि तो पसीना पसीना हो जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या बम? बेटा, अगर वो घड़ी नहीं मिली तो बम किसी भी वक्त फट सकता है, और अगर बम फट गया ना तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चलो जल्दी से ढूंढते हैं घड़ी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई हमारे सर पर। चलो जल्दी से घड़ी ढूंढो। आप लोग यही रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अंजलि दौड़कर अंदर जाती है और मामा जी की घड़ी हाथ में लेकर वापस आती है। अंजलि बेटा, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? अब बेटा, ये घड़ी तो खो गई थी ना, फिर तुम्हें कैसे मिली? असल में ये घड़ी मैंने चुरा ली थी मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था इस घड़ी में बम फिट है।
वरना मैं इसे कभी नहीं चुराती। अब आप इसे जल्दी से डिफ्यूज करवा दीजिए, वरना ये बम यहीं फट जाएगा। चुरा ली थी? वो भी तुमने? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? क्या तुम सच बोल रही हो अंजलि? पुलिस वाले के घर में ही चोरी? हाँ? मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी मामा जी, पहले आप इस घड़ी का बम डिफ्यूज करवाइए, वरना हम सब मर जाएंगे। अंजलि के मामा जी और उसकी सास जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बम? अरे कौन सा बम बेटा? इसमें कोई बम नहीं है। क्या? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आतंकवादियों ने आपकी घड़ी में बम लगा दिया है। वो तो सब नाटक था अंजलि बेटा, ताकि तुम्हारी चोरी को पकड़ा जा सके। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। जब तुम्हारी चाची सास की चेन चोरी हुई थी और तुमने इल्जाम पूजा पर लगा दिया था, उसके पहले भी कई बार मेरे और तुम्हारे पति के पर्स से पैसे चोरी हो चुके थे और मुझे कहीं ना कहीं तुम पर शक था। एक बार मैंने तुम्हें पड़ोसियों के यहाँ से बर्तन चुराते हुए भी देखा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तुम्हारी इस आदत से मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने अपने भाई की मदद ली। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था ताकि तुम्हारी चोरी को पकड़ सकूं और तुम्हें सबक दे सकूं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद भी अपनी चोरी करने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा चोरी करना आदत नहीं, जुर्म होता है, जुर्म। अभी तो चलो घर की बात है। अगर कभी बाहर ऐसा कुछ तुमने किया ना और किसी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए इस आदत को भूल जाओ, ठीक है बेटा? जी मामा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं चोरी करना तो क्या, चोरी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। ये हुई ना बात। चलो बेटा अब मैं जाता हूँ, तुम्हारे शहर को आतंकवादियों से भी तो बचाना है। सुनैना और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करना चाहते थे। एक दिन सुनैना, तुम उस लड़के से प्यार करती हो ये ठीक है, पर वो विक्रम ज्यादा नहीं कमाता, ये जानती हो ना? इतनी कम सैलरी में वो तुम्हारे खर्चे कैसे उठा पाएगा? जानती हूँ पापा, अभी वो कम कमाता है, पर वो शादी के बाद अच्छी नौकरी करने लगेगा और बहुत तरक्की करेगा, आप देखना। ठीक है, अगर तुमने सब कुछ जानने के बाद भी विक्रम से ही शादी करनी है तो मैं और क्या कहूँ। मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ, पर याद रहे शादी के बाद तुम्हारे इस डिसीजन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुनैना के पिता प्रदीप सुनैना और विक्रम की शादी करवाते हैं। सुनैना विक्रम के घर आती है। विक्रम का घर बड़ा साधारण सा था, न ज्यादा कोई फर्नीचर, न कीमती पर्दे। किचन का सामान भी बिल्कुल सिंपल था। ये सब देखकर सुनैना थोड़ी नाराज होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विक्रम, मैं क्या कहती हूँ कि हमारा घर कितना सिंपल है, हमें इसे थोड़ा अच्छे से सजाना चाहिए। चलो हम नए पर्दे, नया वॉलपेपर, किचन में नई क्रॉकरी ले आते हैं। अरे इन सब की क्या जरूरत है, हमारा घर अच्छा तो है। बाहर जाकर देखो, लोगों के पास तो ऐसा घर भी नहीं होता। क्यों बेकार में खर्चा करवा रही हो? मैं तो बस घर अच्छा दिखने के लिए ये करना चाहती हूँ। हाँ, पर अभी हमारे घर का बजट ये अलाउ नहीं करता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुनैना विक्रम से कभी भी कुछ भी खरीदने को कहती थी, हर बार वो मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कहकर बात को टाल देता था। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन विक्रम की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैना की बेटी 3 साल की हो गई थी और अब उसे स्कूल में भी दाखिल करने का समय आ गया था। विक्रम, हमारी सिया बड़ी हो रही है, उसके स्कूल के एडमिशन करवाने जाना पड़ेगा। ये देखो, मैंने कुछ स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अरे ये सब तो कितने बड़े बड़े स्कूल के नाम है। तो हम अपनी बेटी को क्या किसी भी आलतू फालतू स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए? ऐसी बात नहीं है सुनैना, लेकिन अभी मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है। हम यहीं आसपास किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते। बड़े स्कूलों की फीस भी ज्यादा होती है और फिर उनकी स्कूल बस और बाकी भी खर्चे होते हैं। उससे अच्छा तो पास का स्कूल हो तो हम खुद ही बच्ची को स्कूल छोड़ सकते हैं। पैसे होते कब है तुम्हारे पास? हर बार यही तो कहते हो तुम। शादी के समय तो तुमने कहा था कि मैं अच्छी जॉब ढूंढूंगा, पर तुम तो अभी तक
उसी जॉब से ही चिपके हुए हो। अरे ज्यादा सैलरी के जॉब के लिए दूर जाना पड़ेगा और मैं रोज वो ट्रेन के धक्के खाकर ट्रैवल नहीं कर सकता। सुनैना विक्रम की बात सुनकर नाराज हो जाती है। शादी के समय वो बहुत से सपने लेकर आई थी, लेकिन विक्रम के घर में उसके सपने टूट ही रहे थे। उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था। एक दिन उसके घर की वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। विक्रम, वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है, मैकेनिक को बुलाकर दिखाओ ना। अरे मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देखता हूँ क्या हुआ है। अरे मगर तुमसे नहीं हुआ तो उसे बुलाना ही पड़ेगा ना। हाँ लेकिन पहले देखने तो दो। विक्रम वॉशिंग मशीन खोल कर देखता है, लेकिन वो रिपेयर नहीं होता। फिर देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, अब बुलाओ मैकेनिक को। अरे वो मैकेनिक 1000-2000 रुपए लेगा और अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ है, बाकी भी तो खर्चे हैं। तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? तभी सुनैना की सास, अरे बाहू तो हाथ से धो ले कपड़े कुछ दिन, हर बार किसी न किसी बात को लेकर पैसे मांगती रहती हो, बस थोड़ा एडजस्ट करना सीख लो। हाँ सासू माँ, इतने सालों से वही तो कर रही हूँ, हर बार एडजस्ट ही करती हूँ। नए कपड़े खरीदने हो तो नहीं, अभी पैसे नहीं है, फटे पहनो। कपड़ों को सिल कर पहनती हूँ। घर का कोई सामान खराब हो गया है तो उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। कभी होटल में खाना खाने का ख्याल आया तो उसके बारे में 100 बार सोचना पड़ता है। सालों से वही पर्दे, वही चद्दर इस्तेमाल कर रहे हो और आप कहती हो कि एडजस्ट करना सीखो। उससे अच्छा तो आप अपने बेटे को कहिए कि अपनी आमदनी बढ़ाए। सुनैना की बात सुनकर विक्रम और जानकी दोनों को गुस्सा आ जाता है। एक दिन सुनैना की बहन शर्वरी उससे मिलने आती है। अरे शरू, आओ आओ, कितने दिनों के बाद आई हो तुम। तुम्हारे बर्थडे के दिन भी तुम शहर के बाहर थी। हाँ दीदी, आपको तो पता है ना अनूप कैसे है, हमेशा कहीं बाहर जाने को ही तैयार रहते हैं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। दीदी ये देखो, अनूप ने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया है बर्थडे पर। अरे वाह, बहुत सुंदर है ना? और बाकी भी इतनी सारी ड्रेसेस दिलवाई हैं कि क्या ही कहूँ। अब हम अगले महीने भी 4 दिनों के लिए घूमने जाने वाले हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, नहीं आ सकती, इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी ना। अच्छा तो फिर सिया को ही भेज दीजिए, उसका घूमना हो जाएगा, वैसे भी वो कहीं घूमने नहीं गई है। ठीक है, तुम उसे ले जाओ। कुछ दिनों के बाद विक्रम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और उसके खर्चे इतने बड़े होते हैं कि उसे सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बिल्डिंग का मेंटेनेंस इतना बढ़ गया था कि अब उसे वो एक साथ देना मुश्किल होने वाला था। बिल्डिंग के चेयरमैन बार बार आकर उससे पैसे मांगते थे। एक दिन, सुनिए, ये चेन लीजिए, ये मेरी सोने की चेन बेच दीजिए और जो उससे पैसे आएंगे उससे सारे खर्च निपटा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो सुनैना? तुम्हारे पास सोने की सिर्फ ये चैन और मंगलसूत्र है, अब इसे भी बेच देना ठीक नहीं होगा। इतने सालों में तुम मेरे लिए सोने के गहने नहीं बनवा पाए, अब तो सोने का भाव आसमान छू रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी गहने पहनने का सुख मिलेगा, तो इस एक चेन को रखकर क्या करूं? जाओ बेच कर आओ इसे, बिल्डिंग का मेंटेनेंस तो भर सकते हो ना। सुनैना को अपनी चेन बेचते हुए बहुत दुख हो रहा था, पर वो क्या करती? विक्रम अपनी कमाई बढ़ाने को तैयार ही नहीं था। सुनैना अपनी हमेशा की पैसों की तंगी को लेकर बहुत निराश हो गई थी। उसने अपने मायके वालों की मर्जी से ना करके अपनी मर्जी से विक्रम से शादी की थी, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। ऐसी ही तंगी में उनके दिन बीत रहे थे। पता नहीं कब तक ऐसे गरीबी में जीना पड़ेगा। सोचा था कि विक्रम अच्छी नौकरी करेगा, मुझे लालच नहीं है, लेकिन जरूरत की चीजें खरीदते समय भी इतना सोचना पड़ेगा, मुझे ये नहीं पता था। हे भगवान, हमारी स्थिति कभी सुधरेगी या इस जन्म में भी मुझे ऐसे ही दिन काटने पड़ेंगे। सुनैना ऐसे ही अपने नसीब को कोसती रहती है। सुनैना के घर में एक वकील आते हैं। वकील साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, और मेरे पास किसी वकील का क्या काम हो सकता है? मैं तुम्हारे गांव से आया हूं विक्रम। गांव से? लेकिन कितने सालों से गांव ही नहीं गया हूं मैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक एक वकील को मेरे पास आना पड़ा? तुम गांव नहीं गए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हुई है। अरे तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि मुझे कहीं से तुम्हारा पता मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब। विक्रम, गांव में तुम्हारे दादाजी की जमीन है और वो जमीन समंदर के बिल्कुल पास है, और बाकी भी कुछ जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन ये समंदर के पास वाली ही जमीन है। वो एक टुकड़ा बहुत बड़ा है,
कुछ दिनों पहले गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था जिसे उस गांव में टूरिज्म शुरू करना है। वो समंदर के पास एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। वो बिजनेसमैन होटल बनाकर लाखों कमाएगा। क्या गांव में 5 स्टार होटल? हाँ, वो तो कुछ जरूरी कागजात निकालने के लिए सरकारी दफ्तर में गया था। तब हमें पता चला कि वो जमीन तुम्हारे दादाजी की है। वहां के जो ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने उस बिजनेसमैन से कहा कि ये जमीन जिसकी है उसके साथ आपको बाकायदा डील करनी होगी। डील करनी होगी मतलब? वकील साहब हमें जरा खुलकर समझाइए। डील करनी होगी मतलब जब इन पेपर्स पर विक्रम के दस्तखत हो जाएंगे तब ये पूरी जमीन विक्रम के नाम हो जाएगी। विक्रम के दादाजी का एक ही बेटा था, विक्रम के पिताजी, और उनका भी विक्रम इकलौता बेटा है, इसलिए इस जमीन पर सिर्फ विक्रम का हक है। माँ, तुम्हें इस जमीन के बारे में कुछ पता है? बेटा, तुम्हारे दादाजी गांव में ही रहते थे और एक बार उन्होंने कहा तो था कि कहीं हमारी जमीन है, पर तुम्हारे पिताजी ने गांव छोड़कर यहाँ शहर में आने का फैसला किया। तुम्हारे दादाजी को हमारा यहाँ आना नागवार था, इसलिए उन्होंने हमसे कोई संपर्क ही नहीं रखा। इसीलिए आपको इस जमीन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। विक्रम, बधाई हो, इस पेपर पर दस्तखत करते ही तुम 100 करोड़ की जमीन के मालिक बन जाओगे। क्या 100 करोड़? हाँ, तुम जल्दी ही अरबपति बनने वाले हो। तुम्हारी जमीन जिस जगह पर, उस जगह पर जमीन का रेट बहुत ज्यादा है और वो बिजनेसमैन किसी भी हालत में वो जमीन खरीदना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें कई गुना ज्यादा रेट से उस जमीन की कीमत देगा। मुझे तो ये एक सपना लग रहा है। हम ऐसे अचानक से अरबपति बन जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारा ससुराल गरीब नहीं, अरबपति है। अब आप सबके सारे सपने पूरे करने का समय आ गया है। देखा बहू, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है। अब हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं कि तुम्हें क्या, हमारी 7 पीढ़ियों को भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। विक्रम जमीन के कागजात पर दस्तखत कर देता है। गांव जाकर विक्रम उस बिजनेसमैन से मिलकर अपनी जमीन का सौदा कर लेता है। विक्रम को 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। विक्रम और सुनैना वो पैसे पाकर सच में अरबपति बन जाते हैं। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियाँ, गहने, सब कुछ जो सुनैना चाहती थी उसे सब मिल जाता है। ये कहानी है शक की बहू। प्रीति देखती है कि उसके घर में काम करने वाली दया किचन में चुपचाप कुछ कर रही है। उसे लगता है जैसे दया चोरी कर रही है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, जरूर ये किचन का कोई सामान चुरा रही होगी। अब भी इसे रंगे हाथों पकड़ती हूँ। प्रीति दया के पास जाती है और उसे डांटने लगती है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई दया, मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, लेकिन मम्मी जी मेरी बात कभी नहीं सुनती थी। आज आखिरकार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बताओ बताओ मुझे, तुम क्या चोरी कर रही हो? चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रीति की सास भी वहाँ आ जाती है। क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ, बल्कि आपकी काम वाली को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ रही हूँ। ये देखिए, हम लोग बाहर थे और ये किचन में सारा सामान चुरा रही थी। देखिए इसके हाथ में क्या क्या है। दया अपने हाथ में जो भी सामान है वो दिखाती है। दया के हाथ में बर्तन धोने का साबुन है, जो देखकर प्रीति और उसकी सास दोनों चौंक जाती है। ये क्या है? मम्मी जी बर्तन धोने के लिए नया साबुन निकाल रही थी। जैसे ही बर्तन धोने आई तो देखा साबुन खत्म हो चुका है, इसलिए ड्रॉअर में से साबुन निकाल कर रख रही थी। इतनी देर में भाभी जी आ गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। मैं क्या आपको चोर नजर आती हूँ? इतने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दया, वो तेरी भाभी है, कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। तू तो हमारे घर जैसी ही है, तू हमारे घर में चोरी क्यों करेगी? तू अपना काम कर, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तुम क्या कर रही हो प्रीति? दया हमारे घर कई सालों से काम कर रही है और तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तुम्हें पता है ना हमारे इलाके में काम करने वालियाँ कितनी मुश्किल से मिलती है।
अगर ये भी नाराज होकर चली गई तो कौन करेगा इतने बड़े घर का काम। मम्मी जी, मुझे लगा वो चोरी कर रही है, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। मुझे क्या पता था कि वो साबुन निकाल रही है। तुम्हारी शक करने की आदत बहुत खराब है बहू। तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती हो। पहले पूरी बात जान समझ लिया करो, उसके बाद किसी के ऊपर इल्जाम लगाया करो। आगे से ध्यान रखना, वरना तुम ही को सारा घर का काम करना पड़ेगा। सास प्रीति को डांट लगा देती है और प्रीति शर्मिंदा होती है। रात का समय प्रीति अपने घर में होती है और साथ में उसका पति अमन उसके साथ होता है। प्रीति को किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज आती है। वो अपने पति से कहती है, अमन, मुझे लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। किसी की बात करने की आवाज आ रही है। प्रीति की बात सुनकर अमन भी डर जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस को फोन करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। प्रीति अपने बेड के नीचे से 2 डंडे निकालती है, एक अमन को देती है और एक खुद लेती है। प्रीति और अमन धीरे धीरे कमरे के बाहर जाते हैं और अंधेरे में उस चोर को डंडे से पिटाई करने लगते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी जो चिल्लाती है, हे भगवान, मार दिया मार दिया, बचाओ, अरे बचाओ मुझे। औरत की आवाज सुनकर अमन लाइट ऑन करता है तो देखता है वहाँ कोई चोर नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ है, जिसकी उन्होंने डंडे से पिटाई कर दी है। अरे मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, इस वक्त आप किससे फोन में बात कर रही थी? हे भगवान, मार डाला तुम लोगों ने मुझे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मेरे डंडे से तुम लोगों ने इतनी पिटाई क्यों कर दी? मैं तो अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। मुझे लगा तुम दोनों सो गए हो, इसलिए धीरे धीरे से बात कर रही थी। मम्मी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? असल में हमें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है जो धीरे धीरे बातें कर रहा है, बस इसीलिए हमने ये सब कर दिया। जरूर ये तेरी बीवी का आइडिया होगा। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं शक्की बहू को अपने घर ले आई। प्रीति शर्मिंदा होती है पर अमन गुस्से में प्रीति को देख रहा है। अगले दिन प्रीति किचन में काम कर रही होती है, तभी घर की घंटी बजती है। प्रीति जाकर देखती है उसकी बहन आई हुई है। अरे प्रिया, तू अचानक से? हाँ दीदी, मैंने सोचा क्यों ना आपको और जीजा जी को सरप्राइज दे दूं, इसलिए मैं चली आई। इतनी देर में वहाँ अमन और उसकी माँ भी आ जाती है, जो प्रिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे प्रिया, तुम आज तो मेरी साली खुद मुझसे मिलने आई है, क्या बात है? हाँ जीजा जी, अब आपको तो मेरी याद आती नहीं तो मैंने सोचा कि खुद ही आपसे मिलने आ जाती हूँ, इसी बहाने कुछ दिन अपनी दीदी के साथ भी रह लूंगी। हाँ हाँ प्रिया बेटा, क्यों नहीं, अच्छा किया कि तुम आ गई, कुछ दिन घर में रौनक बनी रहेगी। प्रीति बेटा, तुम सबके लिए खाने की तैयारी कर लो, कुछ अच्छा बना लेना अपनी बहन के लिए। प्रीति उठकर किचन में चली जाती है और अमन और उसकी मम्मी प्रिया से बैठकर बातें करने लगते हैं। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए जा रहे हैं। तभी प्रीति देखती है कि अमन और प्रिया कहीं नहीं हैं। वो पूरे घर में देखती है लेकिन उसे दोनों कहीं नजर नहीं आते। अरे ये दोनों कहाँ चले गए हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इतनी रात हो चुकी है। तभी अमन और प्रिया बाहर से अंदर आते हैं और दोनों के हाथ में आइसक्रीम है। उन्हें देखकर प्रीति हैरान रह जाती है। तुम दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, आइसक्रीम खाने गए थे। मेरी साली साहिबा को आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे। ये बात प्रीति को कुछ अच्छी नहीं लगती। वो मन ही मन सोचने लगती है, मुझे तो अमन कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर नहीं ले गए और आज प्रिया के आते ही उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए। लेकिन प्रीति ज्यादा नहीं सोचती, बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन सुबह प्रीति किचन में चाय बना रही होती है, तभी अमन उठकर आता है। उठ गए आज आप? आपके टिफिन में क्या बनाऊं, बता दीजिए। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा प्रीति, मैंने छुट्टी ले रखी है। छुट्टी ले ली? लेकिन क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रिया भी आई हुई है ना, तो इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली, वरना वो भी कहेगी कि मैं जीजा जी से मिलने आई और जीजा जी तो बस काम ही करते रहे। इतना बोलकर अमन चला जाता है और प्रीति सोच में पड़ जाती है। प्रिया के लिए छुट्टी ले ली,
मैं बोलती हूँ तो कभी छुट्टी नहीं लेते। ये सब चल क्या रहा है? रात में प्रीति सो रही होती है, तभी उसके कानों में किसी के बातें करने की आवाज पड़ती है। वो उठकर दरवाजे के पास जाती है और कान लगाकर सुनती है। अमन और प्रिया आपस में बात कर रहे थे, लेकिन दीदी को पता चल गया तो? अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना। लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर उसे पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं बाबा, उसे पता नहीं चलेगा, और चल भी गया तो मैं संभाल लूंगा। तुम बस यहाँ रहो और मेरा साथ दो। अपने पति और बहन की बातें सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमन और प्रिया मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पति और मेरी बहन मेरे साथ ये सब करेंगे। अगले दिन अमन प्रिया को इशारा करता है और कमरे में आने के लिए कहता है, जो कि प्रीति देख लेती है। प्रिया अमन के साथ कमरे में चली जाती है। देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसकी सास भी वहाँ जाती है। क्या हुआ प्रीति, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और अंदर कौन है? मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे मम्मी जी। अंदर कमरे में अमन और प्रिया है और दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। ये तुम क्या बोल रही हो प्रीति? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। सच्चाई अभी पता चल जाएगी मम्मी जी। प्रीति दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुलता। अमन, अमन खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अमन दरवाजा खोलता है। उसके साथ में प्रिया भी खड़ी है। दोनों को साथ देखकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी सास भी हैरान हो जाती है। आप दोनों मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? अमन और प्रिया, तू तो मेरी छोटी बहन है ना? तू अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही है। मुझे तो से ये उम्मीद नहीं थी। अरे प्रीति, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम होश में तो हो ना? हम वैसा कुछ नहीं कर रहे थे, तुम गलत समझ रही हो। तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे अमन? जीजा जी, मुझे लगता है अब समय आ गया है इन लोगों को सच्चाई बताने का। कैसी सच्चाई? मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। नहीं प्रीति, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता। और प्रिया तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन के जैसी है। तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? असल में कल तुम्हारा बर्थडे है और हम लोग तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। तुम्हारे सामने तो बात नहीं कर सकते, इसीलिए कमरे में आकर बात कर रहे थे कि क्या सरप्राइज दिया जाए तुम्हें। हम लोग डेकोरेशन का सामान भी लेकर आए थे, इसीलिए उस दिन हम आइसक्रीम खाने के बहाने मार्केट गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सरप्राइज तुम्हारे मन में शक पैदा कर देगा। हाँ दीदी, मैंने तो जीजा जी से बोला भी था कि अगर आपको पता चल गया तो आप गलत समझोगे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। देखा तुमने प्रीति, बेटा तुम्हारी ये शक करने की आदत आज कितना बड़ा रूप ले लेती। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि अपने मन से शक करने की आदत को हटा दो, वरना ये हमारे रिश्ते को खराब कर देगी। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरे शक करने की आदत ने तो आज मेरा घर ही उजाड़ देना था। मुझे माफ कर दीजिए अमन प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से छोड़ दूंगी। हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन तुमने तो हमें ही सरप्राइज कर दिया प्रीति। सब्जी में मसाले थोड़े ज्यादा रखना। तुझे तो पता है तेरी बुआ को मसालेदार खाना बहुत पसंद है। जी माँ जी। बुआ जी इतने दिनों से घर में रह रही हैं, अब तो उनकी हमें सारी पसंद नापसंद जान ही चुके हैं। हाँ माँ जी, अब तो हम उन्हें आपसे भी ज्यादा जान चुके हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, अब जल्दी से काम कर दो, नहीं तो तुम्हारी बुआ मुझे लेक्चर देना शुरू कर देगी। ठीक है माँ जी। शाम को खाने का वक्त। आज का खाना किसने बनाया है? क्या हुआ दीदी, कोई कमी है क्या खाने में? पहले उसे बुलाओ जिसने आज ये खाना बनाया है। प्रियंका जरा इधर आना, बुआ जी तुझे बुला रही है। तभी प्रियंका वहाँ आती है। जी माँ जी। और बुआ जी कहिए, ये खाना तूने बनाया है? हाँ बुआ जी, क्यों, क्या हुआ? आज खाने में जरा स्वाद नहीं है, सब्जी में नमक डालना भूल गई क्या? नहीं तो बुआ जी, मैंने तो सभी मसाले ठीक से डाले हैं। हाँ दीदी, सब्जी तो ठीक ठाक बनी है,
मैंने भी चखी है। हाँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लोगी ना। मैं कह रही हूँ ना, आज सब्जी में मसाले कम हैं। बहू के हाथ में खाने में जरा स्वाद भी नहीं है। अपनी बहू को कुछ सिखाओ। कुछ नहीं तो कम से कम अच्छा खाना तो बनाना सिखा ही सकती हो उषा। आप नाराज मत होइए दीदी, मैं सब सिखा दूंगी इसे। और ये चटनी मिक्सी में बनाई है ना? जी बुआ जी, वो आज काम ज्यादा था और खाना जल्दी बनाना था, इसलिए चटनी मैंने मिक्सी में ही बना दी। तुझे तो पता है ना, मैं सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी ही खाती हूँ। तो फिर मेरे सामने ये मिक्सी की चटनी बनाकर क्यों रख दी? माफ कर दीजिए बुआ जी, अब से आगे से ऐसा नहीं होगा। दोबारा से जाकर ये चटनी बना कर ला, तब तक मैं इंतजार करती हूँ। अब बहू ने चटनी बना ही दी है तो आज खा ही लीजिए दीदी। कल जैसा आप चाहोगी वैसा बना देगी। आपकी इन्हीं बातों से बहू को सर पर चढ़ा रखा है आपने। मेरा कहना इतना बुरा लग रहा है आपको तो ठीक है, मैं आज के बाद आपकी बहू से कुछ नहीं कहूंगी। अरे आप तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए दूसरी चटनी बनवा देती हूँ। प्रियंका, बुआ जी के लिए दूसरी चटनी बना लाओ जैसे उन्हें पसंद है। ठीक है माँ जी। प्रियंका वहाँ से चली जाती है। इतने नखरे तो हमारी सास के नहीं हैं, जितने नखरे हमें इन बुआ जी के झेलने पड़े हैं। अगर आज ये चटनी खा लेती ना तो क्या बिगड़ जाता इनका। बस काम बढ़ाती रहती है और खुद तो एक काम करती नहीं है। हाँ। अगले दिन, इधर देख बहू, देख जरा कितनी धूल जम गई है। यहाँ तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? जानबूझकर इसे अनदेखा करती है। काम से बस बचना है। नहीं बुआ जी, घर की बहू होने के नाते तेरा ये फर्ज नहीं बनता कि तू घर को चकाचक चमका कर रखे। जी बुआ जी। तो खड़ी क्या है, लेकर आ झाड़ू पोछा और सफाई कर दे शुरू। जी बुआ जी, अभी लेकर आती हूँ। बुआ के कहने से गीता पूरे घर की सफाई करना शुरू कर देती है। बुआ गीता के आसपास घूमती रहती है और कोने कोने की सफाई कराती है। वो देख, उस कोने में कितना कूड़ा है। हाँ बुआ जी। और ये देख, इन तस्वीरों पर धूल कितनी जम गई है, इन्हें भी साफ कर। ठीक है बुआ जी। और ये देख, इस कमरे का पंखा भी कितना गंदा हो रहा है। जी बुआ जी, अभी साफ कर देती हूँ। शाम तक गीता की सफाई पूरी होती है, जिसके बाद गीता ज्यादा थक जाती है। क्या हुआ तुम्हें? बस दीदी पूछो मत, आज तो बुआ जी ने मुझे अकेले ही दिवाली की सफाई करवा ली। पूरा घर साफ करते करते मेरी कमर टूट गई, समझो। आज बुआ जी तुम्हारे पीछे पड़ गई? हाँ दीदी, बुआ जी अपने घर वापस क्यों नहीं जाती? ये तो माँ जी से ही पूछना पड़ेगा। दोनों बहुएं अपनी बुआ जी से तंग आ चुकी थी और थक हार कर मदद के लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, मगर बुआ जी अपने घर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, अब बुआ जी का टॉर्चर मुझसे ज्यादा नहीं सहा जाएगा। प्लीज आप ही कुछ करिए ना। बात तो तुम दोनों ठीक कह रही हो। अब तो मैं भी दीदी की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन हम कैसे उन्हें जाने के लिए कह सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा माँ जी। अगर बुआ जी अपने घर नहीं गई तो हम दोनों ही अपने मायके चले जाएंगे। हाँ माँ जी। नहीं, तुम दोनों ऐसा मत कहो। तो फिर कुछ सोचिए माँ जी, कोई तो कमजोरी होगी बुआ जी की। मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन, बुआ जी, कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ रहते रहते? आपको भी अपने परिवार की याद आती होगी ना? हाँ, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। आखिर घर है मेरा, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, सबकी याद आती है मुझे। फिर तो आपका उनसे मिलने का मन कर रहा होगा ना? हाँ बहू, रोज मिलने का मन करता है। तो अब आपको घर चले जाना चाहिए ना बुआ जी। मेरे से आपका ये उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा। मगर मैं कहाँ उदास हूँ बहू, मैं जहाँ रह रही हूँ ये भी तो मेरा परिवार है, यहाँ भी तो सब मेरे अपने ही हैं। क्यों? जी बुआ जी, मगर फिर भी आपके बच्चे भी तो आपको याद कर रहे होंगे ना?
अरे वो सब तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो चिंता मत कर। ऐसा कर, आज रात के खाने में मसालेदार सोया चाप बना लेना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। ठीक है बुआ जी। प्रियंका की बुआ जी को घर भेजने की तरकीब तो नाकाम हो जाती है। मुझे लगता है ये बुआ जी इस घर से हिलने नहीं वाली है। उन्हें घर से भेजने के इरादे से गई थी और उल्टा ही उनकी खाने की फरमाइश साथ में ले आई। रात को दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। आपके घर में रहने से हमारे घर में बहुत रौनक है और अब तो मेरी दोनों बहुएं भी आपकी तारीफें करने लगी हैं। वैसे लग तो नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। मेरी दोनों बहुएं घर में एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती है। पार्टी? किस खुशी में? तुम्हारी खुशी के लिए पार्टी करना चाहती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उषा और शांति आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं और उनके पास में ही गीता और प्रियंका भी खड़ी होती है, जो एक दूसरे के कान में फुसफुसा रही होती है। ये माँ जी क्या कह रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा दीदी। हमने तो माँ जी से बुआ जी को घर भेजने के लिए कहा था और ये तो पार्टी देने की बात कर रही है। मगर एक छोटी सी हेल्प चाहिए दीदी आपकी। हाँ बोलो, कैसी हेल्प चाहिए? दरअसल मेरी बहुएं पार्टी तो देना चाहती है, मगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए पार्टी के लिए। आखिर प्रियंका और गीता आपकी भी तो बहुएं हैं, इतना तो आप कर ही सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे चाहिए? देखिए, छोटी सी पार्टी में भी 40 से 50 हजार का खर्चा आ जाता है, तो आप देख लीजिए जितना भी आप दे सके। जैसे ही पैसों की बात बीच में आती है, बुआ के हाव भाव बदल जाते हैं। रहने दो, पार्टी कैंसिल कर देते हैं। ये सब फिजूल खर्चे हैं उषा। इतने में प्रियंका और गीता दोनों ही अपनी सास के प्लान को समझ जाती है और अपनी सास का साथ देती है। नहीं नहीं बुआ जी, आपके लिए तो हम पार्टी करके ही रहेंगे। हाँ बुआ जी, आप कौन सा बार बार यहाँ आ रही हैं? सिर्फ 40 हजार की तो बात है। अब अपनी बहुओं का दिल नहीं रखोगी क्या दीदी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ, मैं एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। कल मुझे घर वापस जाना है। घर से बार बार फोन आ रहा है, बच्चे बुला रहे हैं, इसलिए पार्टी हम अगली बार ही कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं दीदी, कल और रुक जाइए ना, पार्टी के बाद चली जाना। मेरी तो टिकट भी बुक हो चुकी है उषा। अगली बार आऊंगी तो पक्का हम सब पार्टी करेंगे। तो अब आप एक दिन भी और क्या नहीं रुकेंगे? नहीं उषा, अब मुझे जाना चाहिए। पार्टी के खर्चे की बात सुनकर शांति बुआ अगले दिन फौरन अपने घर लौट जाती है और उनके जाने के बाद सास बहुएं राहत की सांस लेती है। आपने तो कमाल कर दिया माँ जी। मैं जानती थी तेरी बुआ बहुत बड़ी कंजूस है। मैंने तो बस उसी का फायदा उठाया है। चलिए फिर आज बुआ जी के जाने की खुशी में हम पार्टी करते हैं।